नमस्कार। आज हम आसमान में तैरती उन मशीन्स पर गहराई से बात करेंगे जो दुनिया को जोड़ती हैं। मतलब संचार उपग्रह या कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। और हमारा मकसद है इनमें से काम की बातें निकालकर समझना कि ये तकनीक कैसे काम करती है और दुनिया पर इसका क्या असर है। सोचिए, ये सैटेलाइट्स असल में स्पेस में लगे रिले टॉवर जैसे हैं। हाँ बिल्कुल। जो रेडियो सिग्नल पकड़ते हैं, उन्हें ताकतवर बनाते हैं और फिर धरती पर दूसरी जगह भेज देते हैं। जी, कुछ तो धरती से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर भूस्थिर कक्षा में, मतलब जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में ऐसे टिके रहते हैं कि हमें आसमान में एक ही जगह खड़े नजर आते हैं। हाँ, ये कमाल की बात है ना? जबरदस्त। इसकी कहानी वैसे काफी पुरानी है। करीब 1945 में आर्थर सी क्लार्क ने ये आइडिया दिया था। हाँ, उन्होंने भूस्थिर कक्षा का कॉन्सेप्ट दिया था कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन पहला सैटेलाइट तो 1957 में सोवियत संघ का स्पुतनिक 1 था। पर वो कम्युनिकेशन के लिए नहीं था। नहीं, वो आयनोस्फीयर स्टडी के लिए था। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की बात करें तो शुरू में 2 तरह के थे। अच्छा। एक थे निष्क्रिय या पैसिव, जैसे चंद्रमा को इस्तेमाल करके सिग्नल भेजा गया था, या फिर एको 1 नाम का एक बड़ा गुब्बारा। मतलब वो सिर्फ सिग्नल को रिफ्लेक्ट करता था। हाँ, बस आईने की तरह सिग्नल टकराकर वापस आ जाता था, लेकिन काफी कमजोर होकर। समझ गया। फिर आए सक्रिय यानी एक्टिव सैटेलाइट्स, जैसे 1958 का स्कोर प्रोजेक्ट या फिर 1962 का टेलस्टार। ये सिग्नल को पकड़ते थे, उसे एम्पलीफाई करते थे, मतलब ताकतवर बनाते थे और फिर वापस भेजते थे। और टेलस्टार, वो तो वाकई गेम चेंजर था, है ना? बिल्कुल। पहला सक्रिय डायरेक्ट रिले कमर्शियल सैटेलाइट। उसी ने पहली बार अटलांटिक पार टीवी सिग्नल भेजा। सोचिए दुनिया कितनी बदल गई होगी उससे। हाँ, वो एक बहुत बड़ा कदम था। फिर 1964 में सिनकॉम 3 आया। वो पहला भूस्थिर सैटेलाइट था। जी हाँ, सिनकॉम 3 पहला जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। वही जो आसमान में एक जगह टिका रहता है। सही। और ये जो अलग अलग कक्षाएं हैं, मतलब ऑर्बिट्स, इनकी अपनी अपनी खासियतें हैं। हाँ, ये ऑर्बिट्स वाला मामला थोड़ा समझाएंगी। GEO, MGO, LEO, ये सब क्या है? जरूर। सबसे कॉमन है GEO यानी जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। ये धरती की सतह से करीब 35,785 किलोमीटर ऊपर है। करीब 36,000 किलोमीटर। हाँ, और ये पृथ्वी के घूमने की रफ्तार से ही घूमते हैं, इसलिए जमीन से देखने पे स्थिर लगते हैं। अच्छा, तभी डिश टीवी का अंताना एक ही जगह फिक्स रहता है। बिल्कुल सही। टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए ये बेहतरीन है, लेकिन एक दिक्कत है, सिग्नल जाने और आने में थोड़ी देर लगती है, जिसे लेटेंसी कहते हैं। हाँ, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है। जी। फिर आती है MEO यानी मीडियम अर्थ ऑर्बिट। ये 2000 से लेके GEO मतलब 35,785 किलोमीटर के बीच होती है। ओके, यहाँ सिग्नल देरी जियो से कम होती है, लेकिन पूरी दुनिया को कवर करने के लिए एक सैटेलाइट नहीं, कई सैटेलाइट्स का नेटवर्क चाहिए। अच्छा, मतलब एक तारामंडल जैसा। हाँ, कह सकते हैं। कुछ इंटरनेट सैटेलाइट्स जैसे O3B इसी कक्षा में काम करते हैं। ठीक है। और LO, वो तो आजकल बहुत सुनने में आ रहा है। हाँ, LO यानी लो अर्थ ऑर्बिट। ये सबसे नजदीक है, सिर्फ 160 से 2000 किलोमीटर ऊपर। अरे वाह, काफी नजदीक। इसीलिए यहाँ सिग्नल देरी सबसे कम होती है। इंटरनेट और फोन कॉल्स के लिए ये बहुत बढ़िया है। लेकिन इसमें भी कुछ तो पेंच होगा। पेंच ये है कि ये सैटेलाइट्स पृथ्वी का चक्कर बहुत तेजी से लगाते हैं। हाँ। तो लगातार कवरेज बनाए रखने के लिए सैटेलाइट्स का एक बड़ा झुंड चाहिए, जिसे कॉन्स्टलेशन कहते हैं। जैसे स्टारलिंक या इरिडियम। बिल्कुल। और जमीन पर लगे एंटेना को भी लगातार इन सैटेलाइट्स को ट्रैक करना पड़ता है, क्योंकि ये आसमान में तेजी से घूमते हैं। समझ गया। तो जियो टीवी के लिए, LEO इंटरनेट और तेज कम्युनिकेशन के लिए ऑर्बिट है। रूस जैसे देश इसका इस्तेमाल उत्तरी ध्रुवीय इलाकों के लिए करते हैं, जहां जियो सैटेलाइट्स उतने कारगर नहीं होते। अच्छा, ये भी एक तरीका है। तो ये सैटेलाइट होता कैसा है अंदर से? क्या क्या मेन चीजें होती हैं इसमें? देखिए, मूल रूप से इसमें एक कम्युनिकेशन पेलोड होता है। हाँ, पेलोड, जिसमें ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं। ये सिग्नल पकड़ते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बदलते हैं, उसे एम्पलीफाई करते हैं, मतलब ताकतवर बनाते हैं। हाँ, और फिर एंटेना के जरिए वापस सही जगह भेज देते हैं। जी। इसके अलावा जाहिर है इसे अपनी कक्षा में रखने के लिए छोटे इंजन होते हैं, थ्रस्टर्स वगैरह। बिल्कुल, स्टेशन कीपिंग के लिए। बिजली के लिए एक सोलर पैनल्स और बैटरीज। हाँ, पावर सबसिस्टम। हाँ। और धरती से कंट्रोल रूम के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए एक कमांड और कंट्रोल सिस्टम। सही, ये मुख्य हिस्से हो गए। और इनका इस्तेमाल
कहाँ कहाँ होता है? अरे इस्तेमाल तो बहुत फैला हुआ है। सबसे पहले तो टेलीफोनी। फोन कॉल्स। हाँ, खासकर दूर दराज के इलाकों में, जैसे कोई द्वीप हो या कोई शिपिंग वेसल या हवाई जहाज, जहां जमीनी नेटवर्क नहीं पहुंचता। अच्छा। फिर टीवी, हम सब के घरों में जो डायरेक्ट टू होम सर्विस आती है, जैसे डायरेक्ट टीवी या टाटा स्काई, हाँ। वो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट डीबीएस से चलती है। हाँ, वो तो रोज की बात है। और टीवी चैनल भी अपने प्रोग्राम्स को केबल ऑपरेटर्स तक पहुंचाने के लिए फिक्स्ड सर्विस सैटेलाइट एफएसएस का इस्तेमाल करते हैं। ओके। और इंटरनेट? बिल्कुल, सैटेलाइट इंटरनेट, खासकर उन जगहों के लिए जहां ब्रॉडबैंड केबल या फाइबर नहीं पहुंच सकता। हाँ, ये भी बहुत जरूरी हो गया आजकल। फिर सेना के अपने सुरक्षित संचार के लिए सैटेलाइट्स होते हैं, जैसे अमेरिका का मिलस्टार है या यूके का स्काईनेट। अच्छा, मिलिट्री यूज भी है? हाँ, सुरक्षित कम्युनिकेशन जरूरी है उनके लिए। और एक और इस्तेमाल है डेटा कलेक्शन, जैसे मौसम की जानकारी देने वाले दूर दराज के सेंसर्स से डेटा सैटेलाइट के जरिए ही आता है। काफी वाइड रेंज है एप्लीकेशंस की। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आ रहा है आजकल। कौन सा? ये जो स्टारलिंक जैसे लियो इंटरनेट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशंस हैं, इनका जाल सा बिछ रहा है। हाँ, वो तो तेजी से बढ़ रहे हैं। तो क्या इनकी वजह से जो पारंपरिक जियो सैटेलाइट्स हैं, उनकी मांग पर कोई असर पड़ा है? खासकर इंटरनेट के लिए। हाँ, कुछ हद तक तो पड़ा है। लियो में लेटेंसी कम होने की वजह से वो इंटरनेट के लिए ज्यादा आकर्षक लगते हैं कुछ यूजर्स को। तो जियो ऑपरेटर्स को भी नई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ रही है। टेक्नोलॉजी बदल रही है। तो अगर हम सारी बातचीत का निचोड़ निकालें, हाँ बिल्कुल, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ने लंबी दूरी के कम्युनिकेशन में क्रांति ला दी है, चाहे वो फोन हो, टीवी हो या इंटरनेट। सही कहा। हमने देखा कि कैसे ये तकनीक पैसिव से एक्टिव हुई और कैसे अलग अलग जरूरतें पूरी करने के लिए जियो, मियो, लियो जैसी अलग अलग कक्षाओं का इस्तेमाल होता है। हाँ, हर ऑर्बिट की अपनी खूबी, अपनी सीमा, कवरेज और सिग्नल दिली के बीच एक ट्रेड ऑफ है। बिल्कुल। तो इसका मतलब यही है कि ये सैटेलाइट सिर्फ तकनीक के नमूने नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि इंसान कैसे भौगोलिक दूरियों को पाट सकता है और कैसे लगातार इनोवेशन हो रहा है। बिल्कुल, ये हमें जोड़ते हैं सही मायनों में। जी हाँ। और अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। अब जब इंसान चांद और मंगल पर जाने की तैयारी कर रहा है, मिशंस बढ़ रहे हैं, हाँ। तो क्या हम जल्द ही ग्रहों के बीच भी कम्युनिकेशन नेटवर्क बनते देखेंगे? इंटरप्लैनेटरी कम्युनिकेशन। अरे वाह। जैसे कि लूना नेट का प्रस्ताव है चांद के लिए, या मंगल के लिए खास कम्युनिकेशन ऑर्बिटर्स की बात चल रही है। मतलब भविष्य में कम्युनिकेशन शायद सिर्फ धरती तक ही सीमित ना रहे। कौन जाने, शायद अगला पड़ाव वही हो।